अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द सेशन। और आज के सेशन के अंदर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स मैं आपके क्लियर करने जा रहा हूँ जो मैं अपने अक्सर वीडियोस में आपको बताता हूँ और आप यकीन नहीं करते। उसके ऊपर एक केस स्टडी मुझे मिल गई है, मैंने ढूंढी नहीं है, ये केस स्टडी मेरे पास खुद ही कहीं से टकरा गई है। ठीक है, तो हम आज मोहम्मद आसफ अली से बात करेंगे। इन्होंने अपने फ्रीलांसिंग कैरियर से स्विच किया ई कॉमर्स में, और कॉन्सेप्ट क्या था उसके पीछे, बिल्डिंग अ ब्रांड। और वो ब्रांड के लिए इनको कौन कौन सी दाल जो है वो पीसनी पड़ी है, कौन सी चक्की चलानी पड़ी है, वो उसके ऊपर भी हम क्वेश्चन करेंगे। फिर डिजिटल मार्केटियर से ई कॉमर्स में जाना कितना आसान था, कितना मुश्किल था, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे क्या क्या हुआ। और ये सारी स्टोरी है मोहम्मद आसफ अली की, जिन्होंने मामा ऑर्गेनिक के नाम से पाकिस्तान का पहला ब्रांड लाकर खड़ा कर दिया है, जिसके अंदर स्किन केयर, हेयर केयर की सारी जो ये प्रोडक्ट्स हैं, तकरीबन ये 63 प्रोडक्ट्स इन्होंने विद इन वेरी शॉर्ट टाइम लॉन्च की, और एक साल के अंदर इनके नंबर्स वेरी हाई हैं। वो नंबर्स मैंने अभी चेक कर लिए हैं, उसका जिक्र करना ज़रूरी नहीं है। अभी हम स्टोरी सुनते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करते हैं, और अगर इस सेशन में कुछ क्वेश्चंस मैं मिस कर दूं या आसफ बताने में कुछ रुक जाएं, तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम इनको दोबारा पकड़ के आपके सामने लेंगे। आसफ, बहुत बहुत शुक्रिया आज ज्वाइन करने के लिए, और मामा ऑर्गेनिक के लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन। थैंक यू सो मच शान भाई। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं आपके साथ ये सेशन कर रहा हूँ। आसिफ भाई, नॉर्मली फ्रीलांसर्स जो हैं वो 25 से 30 हज़ार डॉलर जब कमाना शुरू कर देते हैं, तो वो जाके बड़ी बड़ी मोटिवेशनल स्पीच देखते हैं, बड़े बड़े मतलब लेक्चर्स जाके देते हैं, तो वो तो नहीं जाते कोई बिजनेस शुरू करने के लिए। आपको किस चीज़ ने तंग किया कि अब मैं एक स्टोरी बना लूँ, एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट साइड पे निकल जाऊँ? कुछ तो हुआ होगा, वो क्या हुआ है हमें शॉर्ट वर्जन में बताइए। देखिए, अगर मैं उस तरफ जाऊं तो ये 2013-14 की बात है, जो नंबर्स आप बता रहे हैं, तो मैं उस वक्त वो नंबर्स निकाल रहा था। लेकिन फ्रीलांसिंग को करते हुए, ये सर्विसेज को करते हुए करते करते मुझे इस बात का ख्याल आया कि कब तक और कहाँ तक। और फिर मैंने कहा क्या प्रोडक्ट्स की तरफ जाना है। और जहाँ पे आप उन लोगों की बात कर रहे हैं कि जो फिर आके मोटिवेशनल टॉक्स वो करते हैं, तो अच्छी बात है। अगर आप किसी के साथ राइट पाथवे शेयर कर रहे हैं तो गुड। लेकिन अगर आप जस्ट नंबर्स की बात करते हैं, उसमें कोई रियलिटी नहीं है, तो फिर ये एक सोचने की बात है। लेकिन मुझे ये लगा कि आप अपने काम पर ध्यान दें, कुछ बन के दिखाएं, ना कि उस वाह के पीछे चले जाएं कि फिर उस तरफ जाएं और फिर काम पे ध्यान ना रहे। तो ये किस थी कि मैंने यहाँ मैंने आपको रोक नहीं, एक क्वेश्चन और भी है, यही पूछ रहा हूँ मैं आपसे। आपने जब 25 से 30 हज़ार डॉलर आप बना रहे थे फ्रीलांसिंग कैरियर में, ठीक है, तो आपने एजेंसी नहीं बनाई, आप किसी टेक्नोलॉजी साइट पे नहीं गए, या गए हैं या सीधे ई कॉमर्स में आए हैं, बीच की जर्नी क्या है? हाँ, इसका देखें, जो मुझे एक चीज़ लगती है कि आप दो जगह से बिजनेस बनाते हैं। फ्रीलांसिंग कैरियर से कभी भी वेल्थ नहीं बनती, कभी भी बिजनेस भी बनता, इन द शॉर्ट टाइम मनी बन जाता। मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि दो चीज़ों से पैसा बनेगा, या सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज से बनेगा, या प्रोफेशनल प्रोडक्ट से बनेगा। प्रोडक्ट के पीछे ब्रांड या कंपनी होगी, सर्विसेज के पीछे भी कोई ना कोई कंपनी होगी। तो मैं तो सर्विसेज करता आ रहा था, मुझे लगा यार सर्विसेज मुझे अच्छा नहीं लगता, मैंने प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के लिए फिर मैंने चूज़ किया कि क्या बनाना है, देन मामा ऑर्गेनिक, फिर एज अ D2C ब्रांड और ब्रांड की तरफ। तो इस वजह से एज अ जब वेल्थ क्रिएशन में जाते हैं, बिजनेस बनाने में जाते हैं, जब आपने, तो मैंने सर्विसेज में मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मुझे प्रोडक्ट की तरफ था, तो मैं प्रोडक्ट की तरफ। चलें, आपने प्रोडक्ट डिसाइड कर ली, वो कौन सा ईयर था जब आपने प्रोडक्ट डिसाइड की, और वो कौन सा ईयर है जब आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दी? इसमें कितना गैप था और क्या करते रहे? अच्छा, जो आप कह रहे हैं कि मैंने इस सर्विसेज से जब प्रोडक्ट में आया तो 2020 फैब के अंदर मुझे ये आइडिया आया, तो इसमें मैंने काम करना शुरू किया। तो जनवरी 2023 के अंदर मैंने इसको लॉन्च किया था 63 प्रोडक्ट्स के साथ, जहाँ पे 100 के करीब मेरे एस के यूज़ थे। तो ये जो दरमियान की जो जर्नी थी वो प्रॉक्स पौने 3 साल, जहाँ पे पौने 3 साल आपने ज़ाया क्यों किए हैं? यहाँ से प्रोडक्ट उठाओ, वहाँ से रिवर्स इंजीनियर करो, यहाँ से मैन्युफैक्चर स्टोर लॉन्च कर दो, इतना सिंपल सा तो पड़ा है, आप क्यों इतने लंबे चक्कर में पड़े? देखिए, जिस कैटेगरी के अंदर था ना, मैं कैटेगरी क्रिएटर था। पाकिस्तान में नेचुरल नॉन टॉक्सिक की कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करती थी, ठीक है। कुछ एक दो ब्रांड उस पर काम कर भी रहे थे, लेकिन उनका MOQ उतना बड़ा था कि मैंने जो 63 प्रोडक्ट्स के साथ लॉन्च किया था ना, मैं उनसे बनवाता तो 3 या 4 बनते या 5 बनते। तो मुझे वो इकोसिस्टम बनाना था एज अ स्टार्टअप के अंदर। जब आप कैटेगरी क्रिएट कर देते हैं
तो फिर आप 2-4 प्रोडक्ट्स पे कभी भी ब्रांड नहीं बनता, कभी भी एज अ D2C स्टार्टअप खड़ा नहीं होता। तो ये सारी जर्नी, उसमें मेरा अपना एक्सपोजर और एक्सपीरियंस भी था, जहाँ पे पहले 1-1.5 साल तो मुझे सही से समझ ही नहीं आया कि सर्विसेज से प्रोडक्ट की तरफ आए तो आगे बन क्या रहा। ठीक है, तो ये वो टाइम थोड़ा सा लगा, लेकिन इसके अंदर अगर मैं रियल जर्नी की बात करूँ, जब मैंने प्रोफेशनल्स हायर किए और मुझे उस बात की अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये होगा कैसे, तो फिर मुझे अराउंड 1.5 साल लगा 6 प्रोडक्ट्स को क्राफ्ट करने में। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 130 प्रोडक्ट्स हैं विद 200+ SKU। तो मैं अगर थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग या टॉल मैन्युफैक्चरिंग में जाता तो मैं 10-15 से ज़्यादा पोर्टफोलियो कैरी नहीं कर पाता, और 10-15 से मुमकिन है कि उन प्रोडक्ट्स को लेकर अगर वो विनिंग प्रोडक्ट्स उस पर 80-20 का रूल भी होता तो वो मेरे लिए एक फेलियर की सूरत हो सकता था। तो मैंने यही सोचा कि मैं इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकली R&D से मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और फिर मार्केटिंग एंड टू एंड रखूँ, और मेरा ये गोल था कि मैंने इसको स्टार्टअप एज अ D2C ब्रांड की तरफ लेके जाना है, तो तभी इसमें टाइम थोड़ा था। ओके, तो आपने प्रोडक्ट चूज़ कर ली, लाइन चूज़ कर ली, आपने कहा यार मैं स्किन केयर, हेयर केयर के अंदर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाऊंगा, फिर R&D शुरू कर ली। तो बीच में ये ख्याल कहीं नहीं आया कि P&G भी है, यूनिलीवर भी है, और इतनी बड़ी बिलियनियर कंपनीज हैं, इतने बड़े सेटअप हैं, वो ये वाली प्रोडक्ट्स उस तरह नहीं बना रहे, मैंने शुरू कर लिए, कहीं कॉन्फिडेंस लूज हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें देखें, हम बड़ा इस चीज़ को एक सिंपली देखते हैं कि हमने ये देखना है कि हमारे रीजन के अंदर क्या चीज़ सक्सेसफुली पहले हो चुकी है। तो आप अपनी नेबर कंट्री जब इंडियन में देखते हैं तो वहाँ पे इस कैटेगरी के अंदर 3-4 ब्रांड्स बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी बन चुके थे, लोकल ब्रांड्स वहाँ पे इंडिया के अंदर लोकल ब्रांड्स। ठीक है, एक बात ये। दूसरी बात ये कि जो MNCs होती हैं, वो यूनिलीवर हो, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो, जॉनसन एंड जॉनसन हो, रैकेट बैंकर हो, वट एवर कोई भी, एज MNCs वो कभी भी अपने पोर्टफोलियो को 3-4 प्रोडक्ट से ज़्यादा नहीं बढ़ाते। ठीक है, D2C का कॉन्सेप्ट एज अ डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो यूनिलीवर है या कोई भी बड़ी MNCs हैं, वो तो ट्रेडिशनल एज अ FMCG कंपनी थे। तो मुझे ये आइडिया है, जहाँ पे ई-कॉमर्स पाकिस्तान के अंदर बढ़ रहा था, तो मुझे इस बात का बिल्कुल फिक्र नहीं था। वो जो कंपनीज हैं वो कभी भी बड़ा पोर्टफोलियो नहीं बनाती, वो हमेशा एक छोटे पोर्टफोलियो के साथ चलती है, जहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट ट्रेडिशनल रिटेल से एज अ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जाना होता है। सो एज अ डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड, एज अ D2C ब्रांड, आप 3-4 प्रोडक्ट्स के साथ नहीं जा सकते। आपके पास एटलीस्ट 15-20 प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो होना चाहिए, जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट से जा रहे हैं, ना कि किसी थर्ड पार्टी मार्केट प्लेस से। तो वहाँ बिल्कुल भी मुझे इस बात का ख़तरा नहीं था। एक तो मेरे पास सक्सेस स्टोरीज बन चुकी थी जिनको मैं देख रहा था, और दूसरी तरफ ये था, मुझे इस बात का डर इसलिए नहीं था कि जिस USP के साथ मैं जा रहा हूँ नेचुरल नॉन टॉक्सिक के अंदर, और जितना बड़ा पोर्टफोलियो रेंज को लेके जा रहा हूँ, MNCs कभी इस तरह से काम नहीं करती और इस तरफ नहीं आती। तो मुझे इसलिए मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं इसको इंशाल्लाह कर जाऊँगा, तो मैंने फिर किया। तो आप उनके बिजनेस मॉडल को, R&D को, रिटेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन चेन को प्रॉपर पूरे तरीके से समझ गए थे, ये मुझे समझ आ गई। ठीक है, अब व्हेन इट कम्स टू मामा ऑर्गेनिक, एक प्रोडक्ट आपने R&D करके बना ली। जब आप ब्यूटी में प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं, स्किन केयर, हेयर केयर में, तो अब आप उसका एक फोकस ग्रुप भी चाहिए जिसके ऊपर आप उसे टेस्टिंग करें, और उसका एक आपके पास अच्छा रिव्यू आना चाहिए। तो आपने ऐसा फोकस ग्रुप कैसे क्रिएट किया? कोई फ्रेंड जोन में, या कुछ लोग हायर किए, या कुछ मॉडल्स के साथ कांटेक्ट किया? बिकॉज ये पार्ट जो है ना, वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, यहाँ कुछ हुआ होगा। हाँ, इस पे बिल्कुल देखिए, मैंने क्राइटेरिया सेट किया था, और मैंने पहले दिन से एक रूल बनाया था मामा ऑर्गेनिक को करते हुए कि मैं वो प्रोडक्ट कभी नहीं बनाऊंगा जो मैं या मेरी फैमिली यूज नहीं कर सकती। ये उसका बेसिक फंडामेंटल। ठीक है, इस पे रहते हुए जब मैं कोई भी प्रोडक्ट की R&D करता हूँ तो बड़ा सिंपल रहता है। मैं ये देखता हूँ कि अगर मुझे एक फेस सीरम को लॉन्च करना है, ये फेस वॉश को लॉन्च करना है, ये क्रीम को लॉन्च करना है, ये शैम्पू को लॉन्च करना है, मैं ये देखता हूँ, एक तो पहली बात तो ये बता दूँ कि मेरी सारी की सारी प्रोडक्ट्स किसी न किसी प्रॉब्लम को कैटर करती हैं, किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं। ठीक है, इसके बाद में आते हैं कि प्रोडक्ट रेंज क्या है। ठीक है, मैं दुनिया के टॉप ब्रांड उठाता हूँ, पाकिस्तान के और ग्लोबल। पाकिस्तान के जो पाकिस्तान में ग्लोबल ब्रांड एग्जिस्ट करते हैं, या मुझे दुबई जाना पड़े तो मैं टॉप के, अगर एक शैम्पू बनाना है तो मैंने 10 से 20 ब्रांड्स उठा लेने हैं जो टॉप पे उस कैटेगरी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, मेरा मोटो ये होता है कि मैंने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से 10x प्रोडक्ट,
इन द 10x शेप, पैकेजिंग यानी उसकी ब्रांडिंग, उसका टेक्सचर, उसकी फ्रैग्रेंस और उसके रिजल्ट्स, 4 चीज़ों पर बेस करके। जब इन 4 चीज़ों पे बेस करके मैं उसकी R&D करता हूँ, तो सबसे पहला फिल्टर होता है मेरा, पहला होता है R&D टीम का, उसके बाद फिल्टर मेरा होता है। मेरे फिल्टर से वो जब गुजरती है ना, तो वो एक इतना बड़ा फिल्टर है कि यहाँ आसानी से प्रोडक्ट नहीं गुजरता। कि उसकी ब्रांडिंग क्या है जो मैं खुद बना रहा हूँ, उसका टेक्सचर क्या है, उसकी फ्रैग्रेंस क्या है, उसके रिजल्ट्स क्या आएंगे। मेरे फिल्टर से गुजरने के बाद अब वो जाता है मेरी टीम के फिल्टर में, R&D नहीं, मेरे ऑफिस स्टाफ की फिल्टर में। इस फिल्टर से गुजार के अब वो फिल्टर जाता है मेरी फैमिली, ठीक है। फैमिली वो फिल्टर रह रहा है, फिर फैमिली की फिल्टर से जो गुजर गया, अब वो 10x प्रोडक्ट है। या फैमिली से मुराद आपके रिलेटिव्स भी हैं, आपके फ्रेंड्स भी हैं, आपकी फर्स्ट फैमिली भी है, आपके घर वाले भी हैं, ठीक है। जब उस फिल्टर से प्रोडक्ट गुजरता है ना, सबसे क्रिटिसाइज जो है ना आपके घर वाले करते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि मुझे सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट को बेटर करने के लिए मेरी फैमिली का सबसे ज़्यादा रोल है। ये तो आपने फोकस आपने ग्रुप अपने फोकस ग्रुप घर में सेट कर लिया। फोकस ग्रुप मेरा फैमिली सेट किया। पहले मेरी R&D की टीम, उसके बाद मेरा फिल्टर, उसके बाद मेरी टीम, टीम के बाद फैमिली, फैमिली के बाद दोस्त। ये यहाँ से प्रूव होने के बाद मैं ऑफलाइन अपने एंड यूज़र के साथ ट्रायल करता हूँ। तो जब एंड यूज़र ट्रायल करने के पोस्ट जब आपने प्रोडक्ट डिज़ाइन कर ली, ठीक है, जब आपने टेस्टिंग कर ली, ठीक है, तो मैं यहाँ बीइंग मार्केटियर सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे सामने मार्केटियर भी एक बैठा हुआ है, मैं खुद भी मार्केटियर हूँ। तो जिस मार्केटियर ने प्रोडक्ट खुद बनाई, जिस मार्केटियर ने टेस्टिंग खुद की, R&D खुद की, वो मार्केटियर बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव लेवल पे उस प्रोडक्ट को समझ चुका है। तो उसके लिए मार्केट करना और एक आम मार्केटियर के लिए मार्केट करने में बड़ा डिफरेंस होता है। वो क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट डेवलप हो गया, शेल्फ पे आ गया, अब आप यू कैन सेल इट ऑनलाइन। तो अब आपको तो ऑडियंस बन ही याद है, उसका एवटार तो आपको सारा पता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। मुझे देखिए, मैं अगर प्रोडक्ट्स की मैं थोड़ा सा वापस अगर आपको बात करूँ ना, आपके लिए और आसानी हो जाएगी। इस वक्त ना हमारी 7 से 8 रेंजेस हैं। विटामिन सी फॉर द स्किन ब्राइटनिंग, टी ट्री फॉर द एक्ने एंड पिंपल, रेटिनॉल फॉर द एंटी एजिंग एंड रिंकल, उपटन फॉर द टैन रिमूवल एंड ग्लो, चारकोल फॉर द ऑयल कंट्रोल। ये स्किन की पूरी 5 रेंजेस है। अगर मैं हेयर में आऊँ तो हेयर के अंदर जो है वो ऑनियन फॉर हेयर फॉल, आर्गन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग हेयर, टी ट्री फॉर द डैंड्रफ। तो मेरा जितना भी पोर्टफोलियो है, वो पोर्टफोलियो किसी न किसी एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है। और एक रेंज का मतलब एक प्रोडक्ट नहीं है। विटामिन सी का मतलब फेस वॉश भी है, सीरम भी है, क्रीम भी है, लोशन भी है, बॉडी वॉश भी है, सनस्क्रीन भी है, स्क्रब भी है, मास्क भी है। टोटल जो विटामिन सी में आए, तो उसके पास हॉरिजॉन्टल वर्टिकली सब कुछ हो कि मैं विटामिन सी का यूज़ करूं क्योंकि मुझे ब्राइटनिंग चाहिए, ठीक है। तो इस सारी जर्नी के अंदर एज अ मार्केटर और एज अ जब मैं प्रोडक्ट को बना रहा था, तो मुझे उस टेस्टिंग फेज से ही पता चल जाता है और मुझे पता होता है इस बात का, ये जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ मेरा एंड यूज़र कौन है। उसके अंदर भी मुझे इस बात का क्लियरली डिफाइन होता है कि मेरा इनिशिएटर कौन है, मेरा इन्फ्लुएंसर कौन है, मेरा इनिशिएटर कौन है, मेरा डिसाइडर कौन है, मेरा बायर कौन है, मेरा कंज्यूमर कौन है। मेरी कैटेगरी में मुझे सबसे आसानी ये है कि मेरा इन्फ्लुएंसर तो कोई और हो सकता है, लेकिन डिसाइडर, बायर और कंज्यूमर मेरा एक ही है। मेरी 95% कोर कंज्यूमर फीमेल है। वो चूज़ भी खुद करती हैं, परचेज भी खुद करती हैं, यूज़ भी खुद करती हैं, इन्फ्लुएंस भी खुद होती है, इनिशिएटर भी खुद होती है। तो मेरे लिए वो बहुत आसान है। अगर इसके कंपैरिजन में बेबी प्रोडक्ट्स की बात करूं, तो बेबी प्रोडक्ट्स में डिसाइडर माँ होती है, इन्फ्लुएंसर कोई और हो सकता है, परचेजर बाप होता है, उसका कंज्यूमर बेबी होता है। तो वहाँ पे जो उसका बाइंग पैटर्न्स है उसको सेट करना और उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मेरे लिए ये आसानी थी कि मेरा एज अ D2C ब्रांड, जब मैं डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ था तो फीमेल मेरा कंज्यूमर था, तो मुझे पता था इन्फ्लुएंस ये किसी से भी मैं करवा लूँ, लेकिन इनिशिएटर भी यही है, डिसाइडर भी यही है, बायर भी यही है, कंज्यूमर भी यही है। तो मेरे लिए वो आसानी रही इसको आइडेंटिफाई करने में, चूँकि मेरा पूरा कंज्यूमर मेरे सामने। दैट्स गुड। सो आपने एक पूरा इकोसिस्टम बिल्ड किया, उसके बाद आपने एक पूरा इसको स्टार्टअप मेथड के ऊपर बिल्ड किया। तो इस सारे जर्नी के अंदर आप जब इन प्रोडक्ट्स को ऑब्वियसली आप डेवलप कर चुके थे, मार्केट कर चुके थे,
तो अल्टीमेटली ऑफ कोर्स आपको क्या लगता है कि मामा ऑर्गेनिक वुड बी द लोकल ब्रांड ओनली, और यू थिंक कि ये वर्ल्ड वाइड जा सकता है, और वर्ल्ड वाइड जाने के लिए इसको किस तरह की चेंजेस की रिक्वायरमेंट है? श्योर श्योर। देखें, इसमें एक बात तो मैं बड़ा क्लियर हूँ, मैंने पाकिस्तान को कभी सामने रखते हुए प्रोडक्ट बनाए। मेरी इंस्पिरेशन कभी पाकिस्तान है ही नहीं, मेरी इंस्पिरेशन कभी पाकिस्तान के एमएनसीज या पाकिस्तान का कोई ब्रांड कभी रहा ही नहीं, ठीक है। तो मेरा बड़ा सिंपल और सीधा फंडामेंटल है, मामा ऑर्गेनिक एज अ स्टार्टअप इसको हमने ग्लोबल ब्रांड बनाना है, लेकिन इसके पीछे मोटो ये है कि हम पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, पाकिस्तान से मैन पावर को यूज़ करेंगे, पाकिस्तान से मार्केटिंग करेंगे, लेकिन इसको सेल आउट करेंगे ग्लोबल। तो ये मामा ऑर्गेनिक पाकिस्तान के अंदर एक मैं कहूँ कि एक इनिशिएट है, लेकिन मामा ऑर्गेनिक की अगर आप ब्रांडिंग को देखें और इसकी लुक एंड फील को देखें, और हमने इसको पहले दिन से उस सेट पैटर्न पर डाला है कि कोई बंदा इसको जज नहीं कर सकता कि ये लोकल ब्रांड है, और हमारी इंस्पिरेशन ना लोकल ब्रांड है ना मामा ऑर्गेनिक की जो पोजीशनिंग है और यूएसपी है वो लोकल है, और हमारी इंस्पिरेशन हमेशा इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं और इसको इंटरनेशनली देखते हैं। दैट्स गुड। सो ऑफलाइन जब हम कन्वर्सेशन कर रहे थे तो आपने बताया, और अभी हम थोड़ा मिस करके हैं, आपने कहा कि हम मामा ऑर्गेनिक की जितनी मैन्युफैक्चरिंग है इन हाउस करते हैं, इवन ट्यूब्स, पैकेजिंग, एवरीथिंग, मींस के एवरीथिंग। तो ये उस पे मैं अगर ये क्यों जरूरत आप गए? हाँ, इसके लिए देखें, जब मैं मामा ऑर्गेनिक कर रहा था तो मामा ऑर्गेनिक को करते हुए ना मेरे माइंड में बिल्कुल नहीं था कि ये एक ट्रेडिशनल ब्रांड की तरह। मेरा बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, एज अ स्टार्टअप उसको इस हाई इंटेंसिटी स्पीड के साथ रखना है कि हमने 20x4 का कॉन्सेप्ट रखा हुआ है कि जो 20 साल के अंदर एक कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल बिजनेस स्केल करता है, हमने उसको थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू डिस्ट्रप्शन, थ्रू इनोवेशन, हमने उस पेसअप के साथ जाना है कि हमने 20 साल का सफर 4 साल के अंदर करना है प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद, ठीक है। तो एज अ स्टार्टअप ये कन्वेंशनल बिजनेस की एक बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। नंबर 2, जब आप एज अ D2C स्टार्टअप कर रहे थे मामा ऑर्गेनिक को, तो वहाँ पर जब आपके पास इस कैटेगरी के अंदर पाकिस्तान में लोगों को अवेयरनेस नहीं थी प्रोडक्ट बनाने में, तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी था कि हम, जहाँ पे मेरा IT का बैकग्राउंड था एज अ मार्केटर, तो मैंने देखा था कि जो प्रोडक्ट है उसकी R&D है, मैन्युफैक्चरिंग है, जब तक ये हमारे कंट्रोल में नहीं होगी, हम इसके पोर्टफोलियो और कैटेगरी क्रिएशन में हमें मसला होगा। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम R&D भी अपनी करेंगे, हम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी अपनी बनाएंगे, और हम इसको सेल भी खुद करेंगे। तो ये कोर रीज़न थी एज अ कैटेगरी क्रिएटर, एज अ स्टार्टअप, एज अ D2C ब्रांड, कि हमें वर्टिकली हॉरिजॉन्टल इस इकोसिस्टम को बिल्ड करना है कि जहाँ पर आप स्टार्टअप कर रहे हैं, आप कैटेगरी क्रिएट कर रहे हैं, तो आपकी कैटेगरी की डायल्यूशन नहीं होनी चाहिए। आपने कैटेगरी को इनिशिएट कर दिया, आपने वो पिच बना दिया, लेकिन खेलने का टाइम किसी और को दे दिया, तो फिर आप स्टार्टअप की डायल्यूशन और कैटेगरी की डायल्यूशन ऐसे होगी कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज खत्म हो जाएगा। तो हमने वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज को अलाइव रखने के लिए, इस कैटेगरी की डायल्यूशन को बचाने के लिए उसको पेसअप इतना किया कि जब तक वो इस प्रोडक्ट को देखे, हम इससे 3 स्टेप और आगे हों। जब तक वो इसके बारे में सोचे कि मैंने R&D करनी है, हम बहुत आगे निकल सके हों। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था एज अ D2C ब्रांड, एज अ स्टार्टअप, इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए कि आपके पास हॉरिजॉन्टली वर्टिकली जब पूरा इकोसिस्टम नहीं होगा, तो फिर कोई और ग्रुप आएगा जिसके पास आपसे ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे, तो कैटेगरी आप क्रिएट करेंगे, इनिशिएट आप करेंगे, लोगों को अवेयरनेस आप देंगे, वो आपकी कैटेगरी को आएगा और खा जाएगा, आपका फर्स्ट मूवर एडवांटेज जाएगा, तो आपके फिर एक ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह रह जाएंगे, फिर आप स्टार्टअप नहीं कर सकते। तो ये कोर रीज़न थी सारे चीज़ों को करने के लिए। दैट्स गुड। सो आपका रिपीट परचेज बिहेवियर क्या है? कंज्यूमर कितने हैं जो रिपीट आपको बाइंग कर रहे हैं? क्योंकि स्किन केयर और हेयर केयर में दैट मैटर्स अ लॉट। देखें, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। इसके अंदर ना पाकिस्तान के अंदर हमारी बदकिस्मती है कि हमारे पास उतनी अवेयरनेस नहीं है। हमें इस बात का नहीं पता कि मेरी स्किन टाइप क्या है, वो ऑयली है, नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है। अब प्रोडक्ट को तो मुझे पता है कि मैंने 10x प्रोडक्ट बना दी है, उस प्रोडक्ट का जो यूज़र है उसको ये नहीं पता कि जहाँ पे मुझे फेस वॉश यूज़ करना है वो कब करना है, मुझे क्रीम यूज़ करनी है तो कब करनी है, सीरम यूज़ करना है तो क्या करना है। सीरम लगा कर धूप पे चले गए हैं और फिर कंप्लेन कर रहे हैं कि मुझे सीरम का फ़ायदा नहीं हुआ। शैम्पू आप सल्फेट वाला यूज़ कर रहे हैं या आप हेयर ऑयल यूज़ कर रहे हैं जो वाइट ऑयल से बना हुआ है,
फिर जब आप सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करते हैं या नेचुरल हेयर ऑयल यूज़ करते हैं, आप कहते हैं हम मुझे बेनिफिट ही हुआ, तो उसके अंदर जो है ना हमारा जो रिटर्निंग कस्टमर है वो बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर नाउ स्टैंडिंग ऑन 30% कंज्यूमर हमारा हर महीने वापस आता है, ठीक है। लेकिन हमारा टारगेट है कि इंशाल्लाह इसको 50 पे रिटेन करेंगे। लेकिन जो अभी वेबसाइट अच्छा, जो अभी रिटेन नहीं हो रहा ना, वहाँ पर 50 to 70% कंज्यूमर वो है जिसको इस बात की अवेयरनेस नहीं है कि मैंने इस प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना है। वो विटामिन सी क्रीम लेता है और कंपेयर करता है किसी उस ब्रांड के साथ जो मरकरी से बना हुआ है, जो 3 दिन के अंदर आपकी जो जिल्द है या चमड़ी है इसको गोरा करता है विद द उस टॉक्सिक केमिकल के साथ। जब उसको नेचुरल से कंपेयर करता है ना, तो वो कहता है मुझे रिजल्ट्स नहीं आए, तो वो कहता है ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है। तो इसके अंदर एज अ कंज्यूमर बहुत ज़्यादा हमें अवेयरनेस देनी पड़ती है कि आप जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, चूँकि ये नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, नॉन टॉक्सिक है, तो इसके अंदर आप उस तरह से रैपिड रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट ना करें। तो हमारा यानी ये एक रीज़न रहती है कि हमारा जो कुछ कंज्यूमर होता है, हमारे हर 10 में से 8 जो कस्टमर हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो हैप्पी हैं, और उस 8 में से 3 से 4 कस्टमर हर महीने वापस आते हैं। जो 3-4 कस्टमर वापस नहीं आते वो खुश तो हैं, लेकिन एवरेज खुश हैं। उसको प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग उसने परचेज़ नहीं किया जो उसका हेयर या स्किन टाइप था, वो इसलिए समझता है कि प्रोडक्ट ठीक नहीं है, हालांकि उसकी अपनी उस तरह से अवेयरनेस नहीं है कि मैंने इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, या ये नेचुरल प्रोडक्ट्स है तो ये रिजल्ट ग्रेजुअली देगा, ना कि एक टॉक्सिक प्रोडक्ट जैसे देता है। ओके, दैट्स वेरी गुड। एक क्वेश्चन बिल्कुल हट के मेरे माइंड में आया, आपने डायरेक्टली D2C थ्रू योर वेबसाइट बिल्डिंग अ ब्रांड ये सब कुछ करना शुरू कर दिया, व्हाई डिडंट यू एक्सप्लोर eBay, Amazon? इट्स ईजी था, यू गो देयर, बिल्ड प्रोडक्ट्स, और आप जितनी मेहनत आपने यहाँ की है इससे खाफ वहाँ करो तो यू मेक मनी। तो व्हाई डिड यू चूज दिस वे? देखें देखें जहाँ पे मैं एक बात को क्लियर कर दूँ, आप अमेज़ॉन पे जाएं, eBay पे जाएं, या जहाँ मर्जी चले जाएं, eBay, अमेज़ॉन, इट्सी पे माफ़ी के साथ ये बात थोड़ी सख्त होगी, लेकिन कभी स्टार्टअप नहीं बनता, ठीक है। जब आप कोर स्टार्टअप पे है ना, आपका मोटो है कि मैंने इसको स्टार्टअप के अंदर हाई इंटेंसिटी स्पीड के साथ करना है, तो अमेज़ॉन, eBay, इट्सी सब पे जाएं सेलिंग के लिए। लेकिन अगर स्टार्टअप करना है या ब्रांड बनाना है तो वो फिर आपको कोर रख के करना पड़ेगा उसके फंडामेंटल्स पे। तो एक तो ये वजह थी कि मैं उस तरफ नहीं गया, तो नंबर 1 थिंग। नंबर 2, चूँकि मैं पाकिस्तान से इसको करना चाहता था, मेरा एक विजन था कि पाकिस्तान में एज अ D2C ब्रांड, एज अ स्किन केयर और हेयर केयर कैटेगरी के अंदर हमने वो पोर्टफोलियो या वो रेफरेंस बिल्ड करना है जिसको लगे कि ये इस कैटेगरी के अंदर ये किया जा सकता है। तो एज अ D2C ब्रांड, एज अ मामा ऑर्गेनिक स्टार्टअप, उस फंडामेंटल में नहीं था कि मैं इसको 3 प्रोडक्ट्स उठाता और अमेज़ॉन पे चला जाता, या मैंने 63 प्रोडक्ट्स के साथ लॉन्च किया, तो फंडामेंटली पॉसिबल नहीं था। लेकिन हम नियर फ्यूचर US के अंदर इसको स्केल कर रहे हैं, तो हमारा जोर अमेज़ॉन पे सेलिंग होगा और वहाँ से सेल होगी, वहाँ से भी उसको स्केल करेंगे। लेकिन फिर वहीं हमारा फोकस एज अ D2C ब्रांड, एज अ स्टार्टअप, कोर अपनी वेबसाइट होगी और उसके साथ हम मल्टीपल चैनल को यूज़ करेंगे इसको स्केल अप करने के लिए। तो वो US की मार्केट में होता तो हम दोनों को यूज़ करते हैं एज अ मार्केट प्लेस, एज अ ओन मार्केट। पाकिस्तान के अंदर हमने हमारी जो कोर है वो अपने प्लेटफॉर्म से करते हैं। तो ये एक मेन रीज़न थी कि अमेज़ॉन के लिए एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हम ले जा नहीं सकते थे, यानी 2, 3, 4 प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो हो सकता था, और जब यहाँ 63 प्रोडक्ट्स था तो वो फंडामेंटली मेरी ये अंडरस्टैंडिंग थी कि इसको अपने प्लेटफॉर्म से किया। ओके, दैट्स गुड। अब लेट्स से कि अभी आप इसको वर्ल्ड वाइड लेके जाना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने इस प्रोडक्ट को, मैं हैरान था कि पाकिस्तानी मार्ट्स के शेल्फ पे नहीं पहुंचा है। व्हाट इज द रीजन? व्हाई डिड यू डू दैट? बिकॉज़ दैट्स ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, जहाँ पे 45,000 करोड़ की मार्केट है, 45,000 करोड़ का मार्केट साइज है। पाकिस्तान में जो इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस है और जो अप्स एंड डाउन्स हैं और जो हमारी इकॉनमी की हालत है, उसके अंदर हमारी रिटेल के बहुत हालात बुरे हैं। ओके, ठीक है, पहली बात। नंबर 2, एज अ स्टार्टअप आप जहाँ दुनिया में भी चले जाएं, एज अ D2C ब्रांड कभी कन्वेंशनल वे से नहीं जाता, वो हमेशा D2C एज अ ई-कॉमर्स से ही जाता है। नंबर 2 रीज़न। नंबर 3,
जब मैं इसको बूटस्ट्रैप कर रहा हूँ, मेरे पास इंस्टीट्यूशन फंडिंग नहीं है, मैं प्रोडक्ट की मेच्योरिटी और प्रोडक्ट को मेच्योर किया, अपने सिस्टम को तैयार कर रहा हूँ इसको स्केल के लिए, तो आप जब इनके साथ जाएंगे तो माफ़ी के साथ आप फिर D2C ब्रांड नहीं हुए, आप हुए एक कन्वेंशनल ब्रांड। और कन्वेंशनल ब्रांड में इतना बड़ा पोर्टफोलियो नहीं चलता। इतने बड़े पोर्टफोलियो जहाँ पे मेरी 63 प्रोडक्ट्स की थी, तो मैं रिटेल से जाता तो रिटेल मांगता है 30 to 50% आपका खाता है, और फिर वो ये कहता है कि मेरे पास प्रोडक्ट लिखवाएं, मैं बेचूंगा, बेच कर आपको पैसे दूंगा। लेकिन मेरा बड़ा कॉन्सेप्ट सिंपल है कि मुझे ब्रांड ऑनलाइन बनाना है, शेल्फ पे तब जाना है कि जब वो शेल्फ वाला भी जानता है कि ये ब्रांड एग्जिस्ट करता है, और मेरा कंज्यूमर भी जाता है कि मैंने इसको पिक करना है। लेकिन एज अ D2C ब्रांड मैं ओमनी चैनल से जाऊंगा, मैं डिस्ट्रीब्यूशन में बिल्कुल जाऊंगा, लेकिन वाया ओमनी। लेकिन उससे पहले मैं ब्रांड बिल्डिंग करूंगा अपनी पूरी कंट्रोलिंग में रख के, और उसके बाद रिटेल पे जाऊंगा। अगर आप रिटेल पे डायरेक्ट चले जाते हैं तो मैंने बहुत सारे ब्रांड देखे हैं जो पहले दिन रिटेल पे जाने की कोशिश करते हैं और अगले 3 महीने में ख़त्म हो जाते हैं। तो मेरे पास पूरा कंट्रोल है, जो मुझे उनको 40% देना है या 50% देना है, अभी मुझे अपनी मार्केटिंग पे स्पेंड करना है, कंट्रोल अपने पास रखना है। जब मैं इस बिज़नेस को स्केल पे लेके जाऊंगा, क्या मुझे इसको स्केल करना है, तो फिर मैं रिटेल पे जाऊंगा। मुझे जब एक्सपेंशन करनी है, जब आप पहले दिन रिटेल का सोचते हैं तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। एज D2C ब्रांड के साथ आप उसके साथ ज़्यादती करते हैं, तो फिर आप D2C अपने आप को ना कहें, फिर स्टार्टअप अपने आप को ना कहें कि आपने पहले दिन से 4 प्रोडक्ट्स मैं रिटेल पे जाएँ, तो फिर कहें मैं कन्वेंशनल ब्रांड हूँ। तो ये मामा ऑर्गेनिक एज अ स्टार्टअप, एज अ D2C ब्रांड हम रिटेल पे तब जाएंगे। 1 साल हो गया हुआ, हम नियर फ्यूचर में हम तैयारी कर रहे हैं कि इंशाल्लाह पहले LMT और IMT में जाएंगे, फिर उसको नीचे लेकर जाएंगे। लेकिन यानी मैं इसको सम अप करूँ, एज अ D2C ब्रांड, एज अ स्टार्टअप, इसको फंडामेंटली आपको उस प्लेटफॉर्म ई-कॉमर्स पे रख के करते हैं जहाँ पे आप सर्टन ब्रांड बिल्डिंग और उसकी अवेयरनेस करते हैं। जब कस्टमर के अंदर एक्सेप्टेंस आती है, रिटेल पे तब जाएं जब रिटेल पे ज़रूरत है। जब नया ब्रांड रिटेल पे जाता है तो फिर रिटेल आपको खा जाता है, फिर आप D2C ना हुए, D2C बनने से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। तो ये कोर रीज़न थी कि हम रिटेल पे नहीं गए। लुक्स लाइक बैक पे आपने कैश फ्लो पे बड़ा स्ट्रिक्ट काम किया हुआ है, तभी आप डिस्ट्रीब्यूशन से भी थोड़े से अपने आप को पीछे रख के यू वांट टू मेक श्योर कि यू गेट इनटू द D2C, आप मार्केट का अच्छा शेयर उठा लें। फिर उसके बाद जब आप, क्योंकि कैश फ्लो के सीरियस इश्यूज आते हैं एज पर एज आई नो, जब आप डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे जाते हैं और शेफ पे जाते हैं, वही आपको क्रेडिट पे सब कुछ देना पड़ता है। पाकिस्तान में क्रेडिट के हालात बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं, दैट्स व्हाट आई गॉट इट। तो अभी बहुत ख़राब है ना। लेकिन देखें इस जी इसमें देखें ना, एक चीज़ ये भी है कि हम जब एक्सपेंशन करेंगे, इसको स्केल करेंगे, तो फिर हम वहाँ जाएंगे। हमारा बड़ा सिंपल है, 10x प्रोडक्ट है, उसके बाद सिस्टम एंड सेटअप्स हैं, फिर स्केलिंग है। हम सिस्टम सेटअप और टेस्टिंग फेज़ में, ये फेज़ कंप्लीट करने के बाद हम उसको स्केल करेंगे। तो स्केल करने के लिए इज़ द डेफिनेटली यू नीड टू इंजेक्ट इधर कैश। और वो कैश जब आप यहाँ तक एज अ स्टार्टअप में आए हैं, जहाँ पर आपने बूटस्ट्रैप किया, आपने सर्टन नंबर्स अचीव कर लिए, आपने ब्रांडिंग कर लिए, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फ्यूचर में इंशाल्लाह श्योर कि हमें ऐसे स्ट्रेटेजिक अलाइंसेस करने हैं कि जहाँ पे हमारे पास इसको स्केल करने के लिए हमारे चैनल पार्टनर्स आते हैं, फिर हम इसको स्केल करते हैं। तो यहाँ रहते हुए मैं समझता हूँ कि थोड़ा कबल इस वक्त है कि हम अभी ट्रेडिशनल पे जाते हैं, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है D2C मामा ऑर्गेनिक एज अ स्टार्टअप, वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट होता ना। तो ये इसकी कोर रीज़न है कि हम उसमें नहीं गए अभी तक। मामा ऑर्गेनिक की प्रोडक्ट्स क्या UK और US की जो कंप्लाइंसेस हैं स्किन केयर और हेयर केयर की प्रोडक्ट्स की, उसको पार करने के लिए रेडी है? क्योंकि आप पाकिस्तान से इसको बना रहे हैं, तो बहुत सारी टेस्टिंग आपने पाकिस्तान वाइज किए हुए हैं। तो प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन आप चेंज करने जा रहे हैं, लेट्स से आई कैन से इट माइट बी देयर इज फ्रेगरेंस इशू, आपको यूरोप में इशू आ सकते हैं, US में इशू आ सकते हैं, तो उसके लिए हाउ मच यू आर कंफर्टेबल, या आपने इस तरह की टेस्टिंग पहले कर ली है? देखिए, एक चीज़ तो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारा कोर कॉन्सेप्ट हमेशा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को हमने मीट किया पाकिस्तान में काम करते हुए। एक तो हमारे पास ये है। नंबर 2, जहाँ पे आप रीजन चेंज करते हैं, उस पाकिस्तान के मसाइल कुछ और है, एशिया के मसाइल कुछ और हैं। वहाँ पे लोगों को हाइड्रेशन का प्रॉब्लम है, वहाँ पे ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे हेयर की उनको प्रॉब्लम है। तो
हमने एक तो पहली बात को हमने स्टैंडर्ड इंटरनेशनल रखा है नंबर 1। नंबर 2, उस कोर कंज्यूमर के हिसाब से हमें माइनर चेंजेस करनी पड़ेंगी अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप एनवायरनमेंट, ठीक है। नंबर 3 कि वहाँ पे जो भी लोकल बॉडीज़ हैं जिसको सर्टिफाइड करती हैं, हम उस प्रोसेस से गुजार के एंड यूज़र के साथ जाएंगे। तो अब वी आर वेरी श्योर और वेरी कॉन्फिडेंस कि हम यूके जाएं, यूएस जाएं, वट एवर किसी रीजन में भी जाएं, हमें प्रोडक्ट को वहाँ एक्सेप्टेंस करवाने में नो इशू, चूँकि हमने पहले से ही वो स्टैंडर्ड सेट किया और हम उस कोर कंज्यूमर को पहले से ही जानते हैं वो क्या है। लेकिन उस पैरामीटर से गुजार के उस एंड यूज़र के साथ जाएंगे कि जो प्रोडक्ट्स वहाँ पे यूज़ होता है। इवन के मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन पे जो बेस्ट सेलिंग है उनको मंगवाया और अपने प्रोडक्ट्स के साथ कंपेयर किया और अपनी टीम से टेस्ट करवाया, और मुझे लगता है कि जो वहाँ बिक रहे हैं हम उससे अच्छा प्रोडक्ट तो पहले ही बना रहे हैं। That's good. ठीक है, That's good. तो ये है कि उसके अंदर अगर हमें अकॉर्डिंग टू रीजन, अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप, अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर उसके अंदर अगर चेंजेस रिक्वायर्ड भी होती है तो वो नो इशू, हम उसको रैपिडली चेंज कर सकते हैं। That's good. अच्छा चलिए, अब एट द लास्ट ऑफ द पॉडकास्ट, ये वो पॉडकास्ट है जो मेरा ख़त्म करने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन इसको हम सीरीज में करेंगे। कुछ और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने जिक्र किया था, हमने अभी उन पर बात नहीं की, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन 5 ऐसी टिप्स जो एक D2C स्टार्टअप को, यानी कि वो ब्रांड, आसान लफ्ज़ों में वो ब्रांड जो बनाने जा रहे हैं और वो थ्रू वेबसाइट सेल करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, 5 ऐसी टिप्स जो आपने इस 4.5 साल की क्रेजी की है ना, इसमें 5 ऐसे टिप्स हम छोड़ के जाते हैं यूथ के लिए जो ये सोच रहे हैं। देखिए, एज अ D2C ब्रांड की बात करें या ब्रांड की बात करें, ठीक है, ब्रांड का मतलब कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं हो सकती। अगर आपके पास रिसोर्सेस नहीं है ना, और आप ब्रांड बनाने या D2C या स्टार्टअप का सोचें, रिसोर्सेस क्या हैं? रिसोर्सेज एज अ मैन पावर क्या आप कर सकते हैं? नंबर 2, क्या आपके पास वो फाइनेंशियल्स है कि आप ब्रेक ले सकते हैं? आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं जो करने जा रहा हूँ मेरे पास रिसोर्सेज हैं या नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास अल्टीमेट वो एक कोर होना चाहिए कि जहाँ पे एक साइड पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी है, प्रोडक्ट बिल्डिंग भी है, और दूसरी साइड पे सेलिंग। अगर आपको ये दोनों काम नहीं आते और आप ये सोचते हैं कि एज अ D2C ब्रांड, एज अ बूटस्ट्रैप करते हुए मुझे प्रोडक्ट बनाना भी नहीं आता, मुझे बेचना भी नहीं आता, तो मैं लोगों को हायर करके ये 2 काम करवा लूँगा, तो पॉसिबल है कि तुम्हारे चांसेस फेलियर्स के और ज़्यादा हो जाएं, ठीक है। फिर नंबर 3, यानी आप चीज़ों को देखते हैं तो आपके पास क्लैरिटी हो कि मेरा कंज्यूमर क्या है, वो क्या चीज़ पे करने के लिए तैयार है, क्या चीज़ पे करने के लिए तैयार नहीं। फिर आपका विजन, अगर आप ये सोचते हैं ना कि मुझे इन शॉर्ट टर्म प्ले करना है और आप लंबा नहीं खेल सकते, तो फिर आपके लिए आसान यही होगा कि आप कोई प्रोडक्ट पकड़ें, मार्केट से उठाएं, उसको दराज पर डालें, सोशल मीडिया पर डालें या कहीं और डालें, वहाँ से चुप करके सेल करें। फिर आपको ज़रूरत नहीं है, आपके पास वो हौसला नहीं है, हिम्मत नहीं है, आप इस पर स्पेंड नहीं कर सकते। आप ये जो स्टार्टअप का पेनिंग, मैं कहता हूँ स्टार्टअप से ज़्यादा पेनफुल कोई जर्नी मैंने अपने 12-15 साल कैरियर में इससे पेनफुल जर्नी नहीं देखी जितनी स्टार्टअप की पेनफुल जर्नी होती है। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, आपके पास रिसोर्सेज क्या हैं, आपको अपनी एक्सपर्टी हॉरिजॉन्टल वर्टिकली पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट बनाना आता है या बेचना आता है। 2 तो एक्सपर्टीज होनी चाहिए, या लोगों को भी, अगर इन 2 लोगों को आपने बैठाना है तो आपके पास अल्टीमेट इतनी एक्सपर्टीज तो होनी चाहिए कि टीम बनानी है तो उससे एग्जीक्यूशन कैसे करवानी है। अगर आपको यही नहीं पता कि कैंपेन्स कैसे होनी है, सेलिंग कैसे होनी है, जो सेलिंग कर रहा होगा वो आपको इस तरह से बंद करेगा कि आप D2C ब्रांड बनने से पहले ही ख़त्म हो जाएंगे, स्टार्टअप बनने से पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। तो मुझे ये लगता है क्लैरिटी, एक्सपर्टीज़, आपको अपनी टाइम पता होना चाहिए, मेरा मार्केट साइज़ क्या है, मेरा कंज्यूमर कितना पे कर सकता है और मैं कितनी देर तक सस्टेन कर सकता हूँ, और मेरा विजन क्या है, क्या मैं 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल मैं इसके लिए देने के लिए तैयार हूँ। अगर आप पहले से ये सोचते हैं कि पहले महीने से मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊँ, तो द नेक्स्ट लास्ट 3 ईयर्स मैं चूँकि ग्रोथ मॉडल पे हूँ तो मेरा फोकस ग्रोथ है, मेरा फोकस जो है ना वो सस्टेनेबिलिटी पे नहीं है, मैं फोकस उस पे हूँ। तो ये क्लैरिटी चीज़ों की होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगी तो फिर आप 1-2 महीने के बाद ही आपको लगेगा कि नहीं यार मैं नहीं कर सकता, आप डिसहार्ट भी होंगे। अगर इस पेन लेने के लिए तैयार हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप ये है कि ऐसी जंग है जो सबसे मुश्किल है, इस जंग के लिए आपकी ट्रेनिंग है, आप इसको कर सकते हैं तो इधर आएँ। अदरवाइज़ फिर पहले फ्रीलांसर बने, उसके बाद सर्विसेज बेचें, सर्विसेज बेच के ज़रा थोड़े पैसे वैसे कमाएँ, कहीं काम करें, थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करें,
और अपना एक से ज़्यादा अपनी जो बकेट्स हैं उनको बनाएं कि एक तरफ से पैसा आएगा दूसरी तरफ लगेगा, तो फिर आप सस्टेन कर सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं 2-3 करोड़ जेब में डाल के तो ये काम कर लूँगा, तो हो सकता है कि वो R&D में ख़त्म हो जाएँ, तो फिर आप बैठे होंगे आएगा कहाँ से। तो मैं तो बड़ा सिंपल रहा हूँ, एक तरफ मेरी ई-कॉमर्स रेवेन्यू जनरेट करता था, दूसरी तरफ मैं लगाता था। तो ये एक वो जर्नी थी जो फिर यानी यहाँ तक ली। वेरी टफ किस्म की अपने टिप्स बता दिए। वैसे पाकिस्तान में ऐसा ट्रेंड नहीं है, जो ऑडियंस मुझे सुनती है थोड़ी है, लेकिन वो इन चीज़ों के लिए रेडी है, वो आपकी ये चीज़ें डाइजेस्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आप ये बात किसी और प्लेटफॉर्म पे किसी और जगह कर रहे होते तो वो कहते हैं भैया इतनी मायूसी क्यों फैला रहे हो, मतलब हम तो रोशनी की किरण दे रहे हैं, हम तो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, हम उन्हें बूस्ट कर रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे। लेकिन दैट्स द रियलिटी। देखो किसी एक ने, किसी 3 बंदों ने, किसी 5 बंदों ने आके तो ये बताना है कि बेटा market reality, ground realities are these kind of things. You have to get ready for that. आपने जो बातें की हैं, totally agree that. Last comments आप जो करना चाह रहे हैं, उसके बाद हम इस पॉडकास्ट को यहीं रोकेंगे। Go ahead. Sure, ठीक है। लेकिन देखें, हम जो है ना यहाँ बात कर रहे हैं एज अ स्टार्टअप की, एज अ ब्रांड की, एज अ D2C ब्रांड की। हम फ्रीलांसर के लिए बात ही नहीं कर रहे। अगर हम फ्रीलांसर के लिए बात करते तो फिर मैं आपके साथ शेयर करता $50 कैसे बनाने हैं, 100 कैसे बनाना है, 500 कैसे बनाना है, 1000 कैसे बनाना है। या हम ब्रांड्स की और स्टार्टअप की बात करें तो इसलिए ये बात भी उनके लिए होनी चाहिए। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि अगर आप इस डिजिटल की फील्ड की तरफ आना चाहते हैं तो ये सबको पता है कि नेक्स्ट ईरा अब इसी में रहेगा। जो इसके अंदर आएगा उसको ग्रोथ भी ज़्यादा नज़र आएगी, वो ज़्यादा स्केल अप कर सकता है। तो आप अगर 2-3 साल देने के लिए तैयार हैं कि मुझे यहाँ पे सस्टेन करना है, तो फिर डेफिनेटली आपको आना चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं मुझे महीना, 2 महीने, 3 महीने के अंदर डॉलर की बारिश होना शुरू हो जाएगी, तो फिर हो सकता है कि आप डिसहार्ड हों और फिर चले जाएं। एक रास्ता पकड़ लें, ऑलवेज यूज़ प्रूवन सक्सेस मेथड। आप जिसको भी फॉलो करते हैं, अगर आप उसको समझते हैं जो वो जो बात कर रहा है वो उसकी बात सही है, उसकी फुटिंग पे चले जाएं, अपने तजुर्बात बिल्कुल ना करें, जो उसने किया उसको करते जाएं, अपना दिमाग दरम्यान में ज़रूर इस्तेमाल करें और आप भी डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन उस करने के लिए आपको प्राइस पे करना पड़ेगी, वो टाइम की सूरत में, पैसों की सूरत में और जान माल ज़ाहिर वो वक्त की सूरत में। तो यानी यही है। Okay, thank you, Asif. It was great pleasure talking with you और मुझे ज़्यादा मज़ा आया। जो लोग सुनेंगे उनको भी कुछ रियलिटीज़ पता चलेंगी। अगर कुछ टफ बातें जो व्यूअर्स सुन रहे हैं उनसे लास्ट में मैं ये कहता हूँ, अगर कुछ ऐसी सवालात, कुछ ऐसी बातें, ऐसे कमेंट्स जो आप सुनते हैं किसी भी एक्सपर्ट से, या वो लोग जो सक्सेस जर्नी पे चल रहे हैं, सक्सेसफुल नहीं है बट चल रहे हैं, ठीक है, मेरे और आसिफ भाई जैसे लोग, ठीक है, तो अगर आप इनसे इस तरह के सवालात, जवाबात, कमेंट सुनते हैं जो कि आप सुनना नहीं पसंद करते, तो यकीन माने आप बहुत अच्छी कन्वर्सेशन सुन रहे हैं। ये दुनिया का रुख है, इसका मतलब है आप राइट प्लेस पे हैं और राइट बंदों को सुन रहे हैं, क्योंकि ये वो आप नहीं सुनना चाह रहे जो आपको बता रहे हैं, और वो अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ बता रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।